टेंसर में क्या क्या है, कोवेरिएंट है, कॉन्ट्रावेरिएंट, मिक्स्ड टेंसर, इनवेरिएंट, एल्जेब्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ टेंसर। ठीक है, एक यहाँ पे है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ टेंसर्स एंड क्रिस्टोफल सिंबल, देन कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन ऑफ टेंसर्स। ये सिलेबस है। बेसिकली क्या होता है कि हमें वेक्टर पता है अब तक, वेक्टर में मैग्नीट्यूड होता है, कुछ डायरेक्शन होती है, लेकिन थ्रू आउट जब हम उसे प्लेन पे डिफाइन करते हैं तो वो टेंसर हो जाती है। ठीक है, सारे कोऑर्डिनेट सिस्टम पे फिर सेम रहता है, उस हिसाब से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डेवलप किया था गॉस ने, रिमान ने, क्रिस्टोफर ने, एक ये लेविच-टवा भी है। सबसे पहली चीज़ तो ये देखो कर्व क्या चीज़ है। कर्व ये है कि हम कर्व को ऐसे डिफाइन करते हैं, एक्स आई और एक्स आई टी। टी को पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट हो सकता है। ठीक है, ये पूरे के पूरे कर्व को रिप्रेजेंट करता है कि उस कर्व में जितने भी पॉइंट है उस पैरामेट्रिक पर, जैसे 1 पे 2 पे 3 पे जो जितने भी पॉइंट मिल रहे हैं उसका कलेक्शन क्या है, कर्व। ठीक है, एन तक जा रहा है, उसका मतलब क्या, एन डायमेंशनल स्पेस है। हम एन से लेस है तब इसको बोलता है सब स्पेस। हम एन से जस्ट एक नंबर लेस आ जाए तो वो होता है हाइपर स्पेस। तो व्हाट इज़ हाइपर स्पेस, जब एन से सिर्फ एक लेस हो जाए। टू सेट्स है वेरिएबल के, एक इंडेक्स है और कुछ नहीं है, 1 to से लेकर एन तक। दूसरा मान लो डैश फॉर्मेट में है या बार फॉर्मेट में लिख सकते हैं 1 से लेकर एन तक। तो हम एक कोऑर्डिनेट को दूसरे कोऑर्डिनेट की फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे कि मेरे को x1 लिखना है। ठीक है, तो मैं एक फंक्शन डिफाइन करूँगा और इन सब के फॉर्मेट में मैं इसको लिख सकता हूँ। डैश लिखना है तो उसके सारे इन टर्म्स में लिख सकते हैं, इस तरीके से लिखा जा सकता है। आई क्या है, एक सिंगल वैल्यू कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल फंक्शन है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है खाली, क्योंकि कर्व तो तभी बनेगा ना। फंक्शन कैंसिल बनेगी एन क्रॉस एन स्क्वायर मैट्रिक्स। देखो ऊपर सारे डैश वाले कोऑर्डिनेट्स हैं, नीचे सारे नॉर्मल कोऑर्डिनेट्स। तो नॉर्मल कोऑर्डिनेट्स के रिस्पेक्ट में जो डैश वाले कोऑर्डिनेट्स हैं उनका डिफरेंशिएशन कर देगा। तो इंडेक्स वाइज भी ऐसे चलेगा, और क्योंकि एन डायमेंशन है तो मतलब एन बाय डिफरेंशिएशन। ठीक है, इसी को जो मैट्रिक्स बनता है उसको बोलते हैं जैकोबियन। जैकोबियन इज रिप्रेजेंटेड एज कि जो नॉर्मल कोऑर्डिनेट है उसके रिस्पेक्ट में डैश कोऑर्डिनेट, एक कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में दूसरे कोऑर्डिनेट का डिफरेंशिएशन करते हैं हम एन स्क्वायर एन डायमेंशन स्पेस में। तो उसका पूरा जो मेरा बन के आता है एक मैट्रिक्स फॉर्मेट में, उसको जैकोबियन बोलते हैं। जे डैश है तो ऊपर जे डैश आएगा। ठीक है, अगर सिर्फ जे है तो ऊपर सिर्फ जे का कोऑर्डिनेट आएगा। इससे सिंपल, जो निकाल रहे हो वही ऊपर रखोगे। होता है मतलब जे बराबर 1/j रेसिप्रोकल ऑफ इट जे डैश का। देखो डैश के रिस्पेक्ट में ये इंडेक्सेस को रिप्रेजेंट करें, जितने भी डैश वाले कोऑर्डिनेट्स हैं उनका डेरिवेटिव चाहिए मेरे को, तो जो ऊपर है वो तो ऊपर आएगा ही, लिख दो ऊपर, कोई दिक्कत नहीं है। और नीचे क्या है, जो अपोजिट कोऑर्डिनेट्स हैं उनको मैंने जैसे रिप्रेजेंट कर दिया, मतलब इंडेक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है वो, पर ये जो नीचे वाले हैं ये रिप्रेजेंट करता है कि जो मैं निकाल रही हूँ उसके अपोजिट कोऑर्डिनेट्स हैं। ठीक है, अब क्योंकि जो नीचे वाले हैं उनको ऐसे डमी हम कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, वो वेरी करते हैं 1 से लेकर एन तक, तो उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं एक्स जे के फॉर्मेट में। एक डमी है तो डमी से डमी कट जाता है, तो उसका कोई मतलब है भी नहीं वैसे, राइट। अब ये इसमें समीशन चलता है 1 से लेके एन तक, मतलब ये सिर्फ एक ही नहीं है, सबका समीशंस चल रहा है। ठीक, अब जो समीशन है वो वेरी करता है एज अ डमी इंडेक्स, क्योंकि चेंज आ रहा है वो एज अ डमी इंडेक्स के, मतलब ये डमी इंडेक्स जो है ना उसके रिस्पेक्ट में समीशन आता है। मतलब रिपीटेटिव इंडेक्स कौन सा है, जो नॉन रिपीटेटिव, जो रिपीट नहीं हो रहा वही रियल है, जो रिपीट हो रहा है वो डमी है। डमी इंडेक्स को किसी भी इंडेक्स से रिप्लेस कर सकते हैं। डैश निकालना था, यहाँ पे मेरे को सिंपल कोऑर्डिनेट निकालना है, तो मेरे को सिंपल निकालना तो ऊपर भी सिंपल लिखूँ मैं, तो नीचे डैश वाले आ जाएंगे कोऑर्डिनेट, और ये डमी वाला है। ठीक है, तो समीशन नहीं बोलता कि समीशन लिखने की ज़रूरत नहीं है, तुम अपने आप डमी देखते समझ जाओ कि हाँ ये समीशन चल रहा है डमी पे। फिक्स विच इज़ नॉट रिपीटेड इज कॉल्ड रियल सफिक्स फ्री इंडेक्स। ठीक है, और रियल सफिक्स कैन नॉट बी रिप्लेस बाय अनदर रियल सफिक्स, मतलब सिर्फ डमी को ही हम रिप्लेस कर सकते हैं और चीज़ों को रिप्लेस नहीं कर सकते। जैकोबियन निकाल रहे फॉर रोटेशन ऑफ द 2 डायमेंशनल स्पेस। ठीक है, ये निकल के आता है कॉस कॉस माइनस साइन साइन।
उसको दूसरे इंडेक्स के रिप्रेजेंट में कैसे लिखते हैं कि जो इधर है वही इधर डाल दो, और उसके ब्रैकेट में सारे अपोजिट कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, जो चाहिए वो इधर, और अपोजिट सारे कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। इस सफिक्स को हम अम्ब्रेल डेक्स्ट्रल इंडेक्स भी बोलते हैं। जैसे ए है, इस पर कोई भी सफिक्स नहीं है, नहीं कोई सुपरस्क्रिप्ट है, मतलब कुछ भी नहीं है इसमें, तो ये टेंसर क्या हो जाएगा, ज़ीरो रैंक। और ज़ीरो रैंक के टेंसर को हम क्या बोलते हैं, स्केलर। अब बी आई है, इसको क्या बोलते हैं, और जो ऊपर आता है ना उसको बोलते हैं कॉन्ट्रावेरिएंट ऑफ टेंसर, रैंक 1, और उसी को हम क्या बोलते हैं, वेक्टर। ठीक है, क्या बोलेंगे, वेक्टर। अब जो नीचे आता है उसको बोलते हैं कोवेरिएंट टेंसर ऑफ रैंक 1, और वो भी क्या होता है, वेक्टर। Dij is a covariant tensor of rank 2, 2 indices है, रैंक 2, एंड ऊपर ij है। अब कॉन्ट्रावेरिएंट में, कोवेरिएंट में तो ये मिक्स्ड टेंसर हो जाता है जिसकी रैंक 3 है, मतलब जो रिपीट हो रहा है ना उसको काउंट नहीं करना, नॉन रिपीटेड को हमें काउंट करते हैं। रैंक कितनी हो जाएगी इसकी, 3। एन डायमेंशनल स्पेस जो नंबर ऑफ कंपोनेंट होता है टेंसर का, n-dimensional space, the number of component of tensor of rank r, डायमेंशन क्या है n, रैंक क्या है r, और नंबर ऑफ कंपोनेंट निकालना तो n की पावर r, यानी कि डायमेंशन अपॉन, नहीं डायमेंशन पावर में रैंक। एक क्वेश्चन आया था कॉलेज लेक्चर में, उसमें डायमेंशन 4 दे रखी थी, रैंक 3 दे रखी है। ठीक है, तो उसमें टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट पूछा, तो 4 की पावर 3 कितना हो जाता है, 64 इज आंसर।
डेफिनेशन ऑफ अ टेंसर इन द 3 डायमेंशन। टेंसर बेसिकली रोटेशनल मोशन से रिलेटेड होता है, ठीक है। 2 कर्व लिनियर है, दोनों ऑर्थोगोनल है, उनका ऑरिजिन सेम है 3 डायमेंशन ज्योमेट्री में। मतलब एक के रिस्पेक्ट में हम दूसरे को इस तरीके से लिख सकते हैं, दैट इज़ ओल्ड वन, दैट इज़ न्यू वन, ठीक है। अब इसको हम देखें, ओल्ड वन को हमें न्यू के फॉर्मेट में लिखना था, न्यू के फॉर्मेट में लिखना कोई दिक्कत नहीं है, नीचे अल्फ़ा आई के लगा देना। और क्योंकि ये डमी है तो डमी के रिस्पेक्ट में कॉन्फ़िगरेशन चेंज होती है 1 से 3। ऐसे न्यू को हम ओल्ड के फॉर्मेट में लिख सकते हैं कि इसे 3 तक चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ये अल्फ़ा आई जे है, ये डायरेक्शन कॉसाइन रिलेटेड टू ओल्ड एंड न्यू, ये आर नॉट इंडिपेंडेंट, मतलब ये डिपेंडेंट है एक दूसरे पे समहाउ, ठीक है। तो इससे 3 केसेस मिलते हैं, हमें मिल सकता है एक तो कि ये एंटिटी आपस में बराबर है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन लॉ ऑफ द कोवेरिएंट वेक्टर क्या बनता है, कोवेरिएंट मतलब जो नीचे है, ठीक है। अब जैसे ये मेरा ओल्ड वाला है, तो ओल्ड वाले को न्यू वाले के फॉर्मेट में लिखना होता है, ये अल्फ़ा लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ओल्ड वाले के रिस्पेक्ट में न्यू वाला चेंज हो रहा है, ठीक है। अब इसको ऐसे देखो, हम क्या करें, कोवेरिएंट चेंज करें, कोवेरिएंट में तो नीचे वाला, ठीक है। तो ये तो दिख रहा है वो नीचे वाला, तो नीचे वाला तो नीचे वाला रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप ऊपर चेंज बना रहे हो, क्योंकि डमी इंडेक्स है तो ऊपर हमेशा ऊपर वाला आता है, नीचे नहीं, ठीक है। मतलब डेरिवेशन आप ऊपर नीचे कर सकते हो, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा डेरिवेशन में, आप इसको ऊपर के फॉर्मेट में लिख दो, एक ही बात है। पर यहाँ सेम लिखना है, यहाँ कोवेरिएंट और ये वाले ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। अल्फ़ा की वैल्यू 1 से लेके 3 तक, क्योंकि डमी इंडेक्स के हिसाब से चेंज होता है, ठीक है। कोवेरिएंट टेंसर ऑफ रैंक 2, अगर रैंक 2 है यहाँ पे आई जे है, तो यहाँ पे क्या लिखूँ, अगर ये ओल्ड है तो ये न्यू वाला टी अल्फ़ा बीटा, कोई दिक्कत नहीं है। अल्फ़ा बीटा को ऊपर उठा के लिख देना, और जो भी है उसका जो ये वाला कोऑर्डिनेट है वो नीचे आ जाएगा, ऊपर लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। अल्फ़ा बीटा 1 से लेकर 3 तक वेरी हो रहे हैं, ठीक। अब बात करते हैं कॉन्ट्रावेरिएंट जो ऑलरेडी ऊपर है तो लिख दो यहाँ पे अल्फ़ा, वो तो एक ही चीज़ है, ठीक है। अब कॉन्ट्रावेरिएंट में ये हो जाता है हमारा, ठीक है। कॉन्ट्रावेरिएंट में अगर ऊपर है तो ऊपर आएगा, कोवेरिएंट में ये होता है कि नीचे जाती है, जो दे रखा है वो नीचे जाता है, जबकि कॉन्ट्रावेरिएंट में जो दे रखा है वो ऊपर जाता है। और डेरिवेटिव में तो पावर हमेशा ऊपर ही लगती है, देख लो। फिर अल्फ़ा नीचे जाएगा, अल्फ़ा के लिए 1 से n तक वेरी हो जाएगी, ये इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। तो फिर बता देती हूँ, कोवेरिएंट में देखो नीचे वाला है तो नीचे वाला नीचे ही जाएगा, ठीक है। और कोवेरिएंट होता ही ऊपर वाला है तो ये ऊपर जाता है, ठीक है। ओल्ड है तो ये न्यू एज इट इज़ है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये बन गया डमी, और डमी के हिसाब से समेशन वेरी होता है। समेशन चाहे दे रखा हो, अगर यहाँ नहीं भी दे रखा होता ना, तो भी इसका मतलब ये होता है कि अल्फ़ा की वैल्यू 1 से लेकर n तक जा रही है। तो समझ में आ जाना चाहिए कि 2 रैंक का कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर है, टी आई जे तो है टी अल्फ़ा बीटा है। अब ये टी आई जे ऊपर जाएगा, अल्फ़ा बीटा नीचे आएगा, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 1 से लेकर n तक वेरी करेगी। टेंसर्स को बोलते हैं जो कुछ इंडिसेस उसमें कॉन्ट्रावेरिएंट हो, कुछ कोवेरिएंट हो, जैसे कि ये टी आई जे वाला है। अब इसमें देखो तुम, अब मैं नीचे वाले के हिसाब से लगाऊंगी, ये अल्फ़ा बीटा कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। टी अल्फ़ा बीटा के हिसाब से चीज़ें वेरी करेंगी, जो पता ही है। जो अब चीज़ें कॉन्ट्रा के हिसाब से लोगे तो आई ऊपर आएगा, नीचे क्या आएगा, अल्फ़ा, बीटा आएगा ऊपर और जी नीचे, ठीक है। मिक्स टेंसर बोलेंगे इसको। इनवेरिएंट टेंसर क्या होता है, देखो हमने कभी कोई ऐसा वेक्टर नहीं सुना जो विच इज सेम कंपोनेंट इन डिफरेंट सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। बट देयर एग्जिस्ट अ टेंसर ऑफ अ हायर रैंक which has the same component in all the frames of reference. Such tensors are said to be invariant tensor, invariant component.
दीज आर डिफाइंड एज आइसोट्रॉपिक टेंसर इज द सेम एज इनवेरिएंट, जो हर एक फ्रेम में सेम रहते हैं, टेंसर्स होते हैं बेसिकली। सो सच टेंसर इज क्रॉनिकल डेल्टा। क्रॉनिकल डेल्टा का मतलब ये है कि वो इनवेरिएंट टेंसर, मतलब वो सेम रहता है सारे फ्रेम्स में, ठीक है। तो व्हाट इज क्रॉनिकल डेल्टा? डेल्टा जैसे आई यहाँ पे कॉन्ट्रावेरिएंट को रिप्रेजेंट करा है, जे यहाँ पे कोवेरिएंट को रिप्रेजेंट करा है, इसकी जो वैल्यू अगर वो हमेशा 1 हो, 1 कब होगी? अगर आई बराबर जे है। कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर इक्वल टू कोवेरिएंट वेक्टर है, तो इसके लिए 1 है, अदरवाइज ये 0 हो जाता है। और जितने भी होते हैं मतलब सेम डायगोनल एंट्रीज है सब 1 होती है, और अदर डायगोनल्स का जो भी एंट्रीज है वो सब 0। डायगोनल एंट्रीज अगर 1 1 1 है तो सब क्या जाएगी n। प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉनिकल डेल्टा क्या है कि जो x1 x2 xn है वो सब क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब जानते हो कि किसी एक को भी दूसरे के फॉर्मेट में आप लिख नहीं सकते, ठीक है। क्रॉनिकल डेल्टा मतलब ये कि देखो, इसका मतलब ये होता है कि जे के रिस्पेक्ट में आई में जो चेंजेस आ रहे हैं वो, और दोनों ऊपर ही लिखे जाते हैं बेसिकली, क्योंकि डेरिवेटिव हम जब भी करेंगे हम चीज़ें जैसी है वैसी लिखेंगे, ऊपर ही लिखते हैं सफिक्स डेरिवेटिव के अंदर। तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि जो कोवेरिएंट है वो हमेशा नीचे जाता है, कॉन्ट्रावेरिएंट हमेशा ऊपर। तो ये क्रॉनिकल डेल्टा है। इसकी वैल्यू 1 हो जाती है, आई बराबर जे, 0 हो जाती है जब आई नॉट इक्वल टू जे है। सिमिलरली जो दूसरे कोऑर्डिनेट्स हैं, ये दूसरे कोऑर्डिनेट्स भी क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्रॉनिकल डेल्टा को भी हम एज अ टेंसर की फॉर्मेट में लिख सकते हैं, मतलब अगर कॉन्ट्रावेरिएंट में लिख सकते हैं। अगर मेरे को इसको कॉन्ट्रावेरिएंट फॉर्मेट में लिखना है तो एक ये डमी बना दूँ, कोवेरिएंट का डमी बना दो, तो ये क्या जाएगा? कॉन्ट्रावेरिएंट आ जाएगा ए के फॉर्मेट में। तो ऐसे n डायमेंशनल स्पेस में क्रॉनिकल डेल्टा के लिए क्या होती है? n, क्योंकि 1 1 1 ऐड होता जाता है सब में, ठीक है। इसलिए ऐसे बोला है क्रॉनिकल डेल्टा मेरे पास आई जे है, फिर क्रॉनिकल डेल्टा जे के है, डमी वाला तो वैसे भी हट जाता है, तो क्या बचेगा? क्रॉनिकल डेल्टा आई के बच जाएगा। तो इसको ऐसे लिख लो, क्रॉनिकल डेल्टा आई के लिख रहा है तो उसको हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं कि एक्स है, फिर ओल्ड कोऑर्डिनेट लिख दो, फिर ओल्ड कोऑर्डिनेट जे के फॉर्मेट में, फिर ये लिख लो, तो सेम ही है ये। जनरलाइज फॉर्मेट में देख लो भाई, क्रॉनिकल डेल्टा आई जे नीचे एल एन है, तो जब आई बराबर एल हो जाएगा, जे बराबर एन हो जाएगा, तब तो इसकी वैल्यू 1 है, ठीक है। लेकिन ये चीज़ रखनी कि आई बट जे के बराबर नहीं है, -1 हो जाता है। जब अगर आई एन के बराबर हो जाए और जे एल के बराबर हो जाए तो इसकी वैल्यू -1 हो जाएगी, ठीक है। 0 हो जाएगी इफ़ ऑल अदर कॉम्बिनेशन, अगर इसके अलावा कोई भी कॉम्बिनेशन बनता है तो उस केस में 0 बन जाता है। परमुटेशंस के फॉर्मेट में जाओ तो परमुटेशन के फॉर्मेट जैसे कि एन डायमेंशनल स्पेस आ गया, आई जे के एल एम एन। तो इसकी पहली चीज़ तो ये कि ऊपर वाले जितने भी इंडेक्स हैं वो आपस में बराबर नहीं होने चाहिए, एल एम एन ये आई जे के बराबर नहीं होने चाहिए, ठीक है। अगर आई जे के एक इवन परमुटेशन है तब वैल्यू 1 है, और ऑड परमुटेशन है -1 है। तो वो इंडिसेस का सम कर लो आई जे के, जैसे तो वो पॉजिटिव देता है साइन, और परमुटेशन है नेगेटिव साइन देगा। तो इसको किस तरह से लिख सकते हैं? जैसे आई जे और के एल है, ठीक है। ऊपर आई जे, ऊपर वाले के ऊपर आते हैं चारों कोऑर्डिनेट्स में, और नीचे वाले सेपरेट करना सीख लो, के रिस्पेक्ट में ऊपर, फिर एल के रिस्पेक्ट में नीचे। अगर ये 3 बार आता है लाइक आई जे के एल एम एन, तो आई जे के चेंज हो रहे हैं, ठीक है, और एल एम एन रिप्रेजेंट कर रहा है कि उसको तो आई जे के कॉलम रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है रो को, एल एम एन, एल रो, एम रो, एन रो। 4 डायमेंशनल स्पेस, ये चीज़ अच्छी है कि क्रॉनिकल डेल्टा आई जे के है, ऊपर क्या सी, नीचे आर, सी आर फॉर्म में है, बराबर किसके हो जाता है? 2 क्रॉनिकल डेल्टा आई जे और एल एम। इसमें मैंने अगर के और एन बराबर कर दिया तब जाके ये चीज़ पॉसिबल है। एक ये देख लो क्रॉनिकल डेल्टा में भाई जो डमी है वो तो हट जाता है, तो डायरेक्ट आई बाई के आ जाएगा, ठीक है। इधर जानते ही हो ये भी डमी है तो ये के बाई जे, ठीक है। देख भाई, अगर
यहाँ पे ए अल्फ़ा बीटा इस तरह से डिफाइन है कि एक्स की पावर अल्फ़ा बी की एक्स पावर बीटा बराबर 0 है फॉर ऑल वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स x1 x2 xn देन शो दैट ए आई जे प्लस ए जे आई इक्वल टू 0 है। हाँ होता ही है, ये ध्यान रखो। पूछ ले आपसे, ये क्वेश्चन पूछता है कि क्रॉनिकल डेल्टा क्या है। तो क्रॉनिकल डेल्टा एक मिक्स्ड टेंसर है जिसका रैंक क्या है 2 और वो इनवेरिएंट है। इनवेरिएंट मतलब वो सारे जितने भी ट्रांसफॉर्मेशन कर लो उसका वो सेम रहता है। तो क्रॉनिकल डेल्टा इज अ मिक्स्ड टेंसर ऑफ रैंक 2 एंड इट इज़ इनवेरिएंट, वेरी इंपॉर्टेंट। एक ये देखो, एक होता है ई सिंबल या इलेप्सन टेंसर, इसको ये बोलते हैं ई आई जे के से रिप्रेजेंट करते हैं इसमें। इसकी वैल्यू 1 तब होती है जब वो ई आई जे के इवन परमुटेशन में है और नीचे लिखे जाते हैं सफिक्स में। ठीक है, फॉलो द साइक्लिक ऑर्डर, साइक्लिक ऑर्डर फॉलो करते हैं। -1 तब होता है जब और परमुटेशन हो, मतलब ये साइक्लिक ना दे रखे हों तो -1 हो जाएंगे। ठीक है, और अगर इसके अलावा कुछ भी दे रखा है तो फिर वो 0 बनते हैं। इवन परमुटेशन पे 1 और पे -1 और कुछ इंडेक्स है तो 0। क्रुटकॉफ टेंसर क्या होता है कि 4th रैंक टेंसर होते हैं ये, जैसे ए एल एम एन एन के है, हैविंग 4 प्रॉपर्टीज़ इस तरह से है और बीच में कॉमा लग रहा है। तो अगर मैं इसको एक भी इंडेक्सेस चेंज कर दूँ, एल एम को एम एन कर दिया तो माइनस आ जाएगा, या एन के को के एन कर दिया तो माइनस आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एल एम एन के है और ये मैंने क्या कर दिया है, एल एज इट इज़, एन के को यहाँ शिफ्ट कर दिया, के को पीछे। अगर इस तरह से दे दिया तो इसका सम 0 होता है। जो ये बी एल के टेंसर है वो क्रुटकॉफ टेंसर है, इसमें कुछ नहीं है। जो ए आई एम एल एम एन के है, ठीक है, तो इसका एक बार एम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन क्या है, एन के बार डिफ्रेंसिएशन क्या है, डेल स्क्वायर एम एन एन चेंज हो रहे हैं 1 से लेकर 3 तक, क्रुटकॉफ टेंसर है। 1 से लेकर 3 तक अगर आई के एल के है फर्स्ट और लास्ट का के रिस्पेक्ट में, तो वो 0 होता है। ये रिलेटिव टेंसर क्या बीमारी है, रिलेटिव टेंसर है जैसे कि ये कंपोनेंट ऑफ टेंसर इस तरह से लिख दिया है, ये ऊपर कॉन्ट्रावेरिएंट है नीचे कोवेरिएंट है। ठीक है, अब ओल्ड को न्यू के फॉर्मेट में लिखना है, लिख दो, पर साथ में कुछ आता भी है। मतलब कि हम क्या लिख रहे हैं कि वो तो इधर जो भी है ना उसका ऑपोजिट इधर लिखेंगे। ठीक है, ये इधर बाहर वाला था तो बाहर नीचे जाता है, एक्स यहाँ आएगा, पावर डब्ल्यू लगा देना। ठीक है, ये ऑपरेट करना आता होगा तो, लेकिन इसके हिसाब से चेंज हो रहा है। मतलब तुमको पता है कि इतने भी ये ऊपर वाले ऊपर लिख दो, अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 वटएवर। यही होता है ना, जो ऊपर है वो ऊपर ही रहता है भाई। कॉन्ट्रा वेरिएंट है तो कॉन्ट्रा वेरिएंट ऊपर ही रहता है। तो जो कि कॉन्ट्रा वेरिएंट के साथ जो एसोसिएटेड है वो नीचे लिख दो, P1 P2। ठीक है, नीचे कोवेरिएंट क्या है, बीटा 1 बीटा 2, तो ये नीचे लिखेंगे बीटा 1 बीटा 2। इनके साथ जो भी एसोसिएटेड है वो ऊपर लिख दो, Q1 Q2 QS तक। तो अब जो ये मेरे को ये मिल जाता है लाइक P1 P2 माइनस इज़ अ टेंसर ऑफ अ वेट W। इनका वेट क्या है, W है, और जो ये क्वांटिटी है इसको क्या बोलते हैं, जैकोबियन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, जैकोबियन कैसे होगा, तो बाहर नीचे आएगा ये का सिंपल। इसकी अगर W की वैल्यू बनना है तो इसको क्या बोलते हैं, रिलेटिव टेंसर, या इसको बोलेंगे टेंसर डेंसिटी। W की वैल्यू 1 हो जाने पे, अगर W की वैल्यू 0 हो गई तो टेंसर क्या है, एब्सोल्यूट टेंसर। एब्सोल्यूट टेंसर क्या होता है, जब W की वैल्यू क्या हो जाए 0। टेंसर डेंसिटी जब W की वैल्यू क्या हो जाए 1। जैकोबियन की पावर में लिखा है W। In particular, the law of transformation of component of relative contravariant tensor of order second order and weight W can be written as contravariant I j लिखा है ना, W ये है। अब I और J तो ऊपर आएगा, एसोसिएटेड में अल्फ़ा बीटा लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो नीचे लिखा होता है ना उसको हम A की पावर में लिखते हैं, अल्फ़ा बीटा। ठीक है, यहाँ बार है तो यहाँ बार नहीं। हम पढ़ रहे हैं कि भाई कॉन्जुगेट और रेसिप्रोकल सिमेट्रिक टेंसर। कॉन्जुगेट बोल लो चाहे रेसिप्रोकल बोल लो,
रेसिप्रोकल जब वर्ड यूज़ करते तो सिमेट्रिक टेंसर का नाम लेते हैं। अब ए आई जो मैंने कोवेरिएंट सिमेट्रिक टेंसर लिया है जिसकी रैंक 2 है, दिख रहा है 2 सब इंडेक्सेस और 2 रैंक, देन इट्स कॉन्जुगेट और रेसिप्रोकल टेंसर इज डिनोटेड बाय ए आई जे, मतलब जो कोवेरिएंट है उसका कॉन्ट्रावेरिएंट कॉन्जुगेट हो जाएगा, कॉन्ट्रावेरिएंट हो तो कोवेरिएंट कॉन्जुगेट हो जाएगा। और फिर ए आई जे डिफाइन होता है इस तरह से कि किस तरीके से इसका कॉन्जुगेट लिखेंगे, हम कोफैक्टर्स निकालेंगे आई जे का, मतलब जो भी जैसे आई जे का निकाल रहे हैं हम, जो भी मैट्रिक्स गिवन है उसके अंदर, और फिर उसका डिटर्मिनेंट डिवाइड कर देंगे इससे, तो उसका कॉन्जुगेट निकल जाएगा। लेकिन उसका डिटर्मिनेंट नॉन इक्वल टू 0 होना चाहिए। जैसे A11 इफ़ आई बराबर जे है, मतलब कि डायगोनल, जब भी आई बराबर जे की बात करता है तो डायगोनल एंट्रीज की बात करता है, बात ध्यान रखो। तो उस केस में जो उसका कॉन्जुगेट होता है वो वही नंबर हो जाता है डायगोनल एंट्रीज का। जैसे A11 है तो A1 1/, ये इसका कॉन्जुगेट डायरेक्ट हो जाएगा डायगोनल एंट्रीज के अलावा। जो डायगोनल एंट्रीज के अलावा है उसमें आपको कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे, ठीक है। मान लो कि इस फॉर्मेट में लिख दिया कुछ, इससे डरना नहीं है, फंक्शन है और कुछ नहीं। फंक्शन पी क्यू, मतलब ये कोफैक्टर के लिए रिप्रेजेंट किया गया है। कोफैक्टर ए पी क्यू का डिटरमिनेंट दे रखा है डी, तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा ए पी क्यू का, मतलब जो कोवेरिएंट था उसको कॉन्ट्रावेरिएंट के फॉर्मेट में लिखेंगे कॉन्जुगेट पी क्यू बाई डी दिस, ठीक है। एंड इट कैन बी रिटन एज ए पी क्यू को जब मैं आर क्यू से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो ये क्या जाएगा क्रॉनिकल डेल्टा आर पी, ये क्यू तो डमी हो जाएगा, फिर हट जाएगा यहाँ से क्यू। तो इसकी वैल्यू 1 होती है जब पी बराबर आ रहा है और इसकी वैल्यू 0 होती है जब पी नॉट इक्वल टू आ रहा है। तो क्रॉनिकल डेल्टा के फॉर्मेट में लिख सकते हैं इसको इफ़ ऑल द कंपोनेंट ऑफ टेंसर वैनिश इन द वन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। तो नेसेसरीली वो ऑल अदर कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी वैनिश हो जाएंगे। टेंसर फील्ड ये है कि जो तुम्हारे पास एक वेक्टर है उसकी ट्रांसफॉर्मेशन करने पे वो क्या क्या बन सकता है अदर वेक्टर से, इसमें अदर प्लेन्स में, तो वो एक टेंसर फील्ड हो जाती है, ठीक है। मतलब अगर उसको वेक्टर फील्ड भी बोल सकते हैं, स्केलर फील्ड भी बोल सकते हैं, कि पता चलता है कि उसका रैंक क्या है। अगर रैंक 0 है तो वो स्केलर फील्ड हो जाएगा, रैंक 1 है तो वेक्टर फील्ड हो जाएगा, ठीक है। मैं ये और पढ़ लो कि देयर इज़ नो डिस्टिंक्शन, मतलब डिफरेंस, कॉन्ट्रावेरिएंट और कोवेरिएंट में कोई डिफरेंस नहीं है। अगर हम रिस्ट्रिक्ट कर लें हमारे को कि ये एक रेक्टेंगुलर कार्टेशियन ट्रांसफॉर्मेशन की बात हो रही है तो सब सेम हो, कि इसमें ये हो जाएगा कि ये दिख रहा है कॉन्ट्रावेरिएंट इक्वल टू कोवेरिएंट, ठीक है। देखो देयर एक्सिस्ट नो डिफरेंस बिटवीन द कॉन्ट्रावेरिएंट एंड कोवेरिएंट फैक्टर जब ट्रांसफॉर्मेशन इस टाइप की है तुम्हारी, कि ये जो कॉन्ट्रावेरिएंट है ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, बेसिकली ए आई इसका अपोजिट लिखना पड़ता है ना, और एम डमी बना दिया बी आई, ठीक है। तो बी आई एंड एन आर कॉन्स्टेंट डू नॉट नेसेसरीली फ्रॉम द कंपोनेंट ऑफ अ कॉन्ट्रावेरिएंट, ठीक है, वेक्टर। सो डू नॉट नेसेसरी फॉर्म अ टेंसर सच एज, टेंसर तो नहीं बनाएगा ये चीज़ याद रखो कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टेंसर होता है एक ग्रुप को बनाता है, कि द लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टेंसर प्रिजर्व ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी मतलब कि एक वेक्टर वो एक ट्रांसफॉर्मेशन से दूसरे ट्रांसफॉर्मेशन में गया, फिर दूसरे से तीसरे ट्रांसफॉर्मेशन में गया, तो पहले और तीसरे ट्रांसफॉर्मेशन में वेक्टर सेम रहेगा, ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी होती है। ये ज़्यादा है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टेंसर फॉर्म अ ग्रुप एंड फॉलो द लॉ ऑफ ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रिलेटिव टेंसर फॉर्म अ ग्रुप, देख सकते हो कि वेलोसिटी ऑफ अ फ्लूइड एट एनी पॉइंट इज अ कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर ऑफ रैंक 1। देखो ये अच्छा है कि डेरिवेटिव ऑफ ए आई और डेल एक्स जे इज़ नॉट अ टेंसर। भाई टेंसर ये होता है कि दोनों में सेम सफिक्स होते तो दोनों ऊपर हो दोनों नीचे हो, ये ऊपर नीचे दे दी तो ये तो भाई होगा ही नहीं, टेंसर नहीं होगा ये। जबकि ए आई टेंसर है, मेरे को पता है, पर ये पूरा टेंसर नहीं है, क्योंकि इस टाइप में डबल डेरिवेटिव बच जाता है, और जब भी डबल डेरिवेटिव बच जाए तो नहीं होता, फिर ये टेंसर क्वांटिटी नहीं होती। एक और है, अगर बी आई एंड सी जे मेरे को ये दे रखा है कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर दे दिया, और ए आई जे कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर दे दिया, ठीक है। ये वेक्टर्स है
और ये टेंसर दे दिया। तो जो ये AIJ BI एंड CJ है, ये क्या है? इनवेरिएंट है। इनवेरिएंट मतलब हर कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये सेम रहेंगे।